नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ है अमलेंदु उपाध्याय। पश्चिम बंगाल में अब कल दूसरे चरण के लिए और अंतिम चरण के लिए मतदान होंगे, लेकिन न्यायपालिका के लिए एक कहावत है कि न्याय केवल होना नहीं चाहिए बल्कि होते हुए दिखना चाहिए। कुछ उसी पैटर्न पर चुनाव आयोग काम करता दिखाई पड़ रहा है। विपक्ष उस पर आरोप लगा रहा है कि वो बीजेपी के लिए काम कर रहा है और चुनाव आयोग ये दिखाने की कोशिश बार बार कर रहा है कि हाँ, सच में वो बीजेपी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है। कल जो तस्वीरें और जो कुछ वीडियो आए हैं, जो कुछ वहाँ से जो विजुअल्स आए हैं, वो ये दिखा रहे हैं कि केंद्रीय यहाँ पर जो सेंट्रल फोर्सेस भेजी गई हैं, ऑब्जर्वर्स भेजे गए हैं, वो कैसे वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और विपक्ष को धमकाने का काम कर रहे हैं। यही नहीं, कुछ ऐसी भी तस्वीरें हैं, हालांकि वो कुछ निजी सोर्सेस की तस्वीरें हैं जिनको हम दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसी बहुत सी तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिसमें बीएसएफ और सीआरपीएफ के जवान लोगों को बीजेपी के लिए वोट करने की अपील कर रहे हैं। और वहाँ जो ऑब्जर्वर्स भेजे गए हैं चुनाव आयोग की तरफ से, ऑब्जर्वर्स में आईएएस और आईपीएस अधिकारी होते हैं, वो ऑब्जर्वर्स किस तरीके से विपक्ष के लोगों को, विपक्ष के कार्यकर्ताओं को, विपक्ष के नेताओं को और उम्मीदवारों को वहाँ धमकाने का काम कर रहे हैं। लेकिन इस मुद्दे ने एक तरीके से इस बीजेपी जिस मुद्दे पर सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में घिरी है, उस पर उसने उनको और घेर दिया है। वहाँ जो बंगाली और बाहरी का मुद्दा है वो अब और भी ज़्यादा पुख्ता हो गया है, जिसका फ़ायदा टीएमसी को मिलता दिखाई पड़ रहा है। बीजेपी बैकफुट पर दिखाई पड़ रही है। लेकिन सवाल यह है कि चुनाव आयोग की चीज़ों को, चुनाव आयोग के फैसलों को, चुनाव आयोग जिन ऑब्जर्वर्स को वहाँ भेज रहा है, उनकी एक्टिविटीज़ को भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता उसका क्यों उस प्रचार प्रसार कर रहे हैं और उसकी तारीफ कर रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। कल उत्तर प्रदेश कैडर के एक आईपीएस ऑफिसर हैं, उन्होंने जिस तरीके से सार्वजनिक रूप से कार्यकर्ताओं को, टीएमसी के लोगों को धमकाया है, उसकी तस्वीर तो वायरल हो ही रही है। उस तस्वीर को भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत ही अपनी प्रशंसा में कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो जान रहे हैं कि ये सारी चीज़ें उन्हीं के लिए की जा रही हैं। अमलेंदु जी, उस विजुअल को भी हम लोग देखेंगे। उसको लेकर तृणमूल कांग्रेस ने भी के कई नेताओं ने उस पर अपनी प्रतिक्रिया जताई है, आपत्ति जताई है और कहा भी है कि ये आपकी इस तरह की करतूतें यहां पर नहीं चलने वाली हैं। चुनाव के बाद इन सब चीज़ों को भी देखा जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि चुनाव आयोग की निगरानी में इस तरह की गतिविधियां वहां पर क्यों की जा रही हैं, टीएमसी के लोगों को धमकाने की और बीजेपी के फेवर में काम करने की। बिल्कुल समीर जी, इस तरीके की बातें आ रही हैं और जो ऑब्जर्वर्स भेजे गए हैं उनके ऊपर पहले से ही बहुत ज़्यादा गंभीर आरोप हैं जी। और इस तरीके के गंभीर आरोप हैं कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता की तरीके से काम करते हैं और इससे भी ज़्यादा कई तरीके के गंभीर आरोप हैं। आचरण संबंधी आरोप हैं, कई मुकदमे उनके ऊपर चल रहे हैं। और एक तरह से कहा जाए कि जो सरकार के अंदर चीज़ें होती हैं, उठापटक वाली चीज़ें, उसमें भी वो दखल देते रहते हैं। इस तरीके के उनके ऊपर आरोप हैं। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर चुनाव आयोग ने ऐसे अधिकारी जिनके ऊपर इतने ज़्यादा गंभीर आरोप हैं, उनको ऑब्जर्वर के तौर पर क्यों चुना। और सबसे बड़ी बात यह कि आपने, चलिए ऑब्जर्वर अगर चुन भी लिया आपने, तो भारतीय जनता पार्टी उसका ढोल क्यों पीट रही है, भारतीय जनता पार्टी उसका जो है वो स्वागत क्यों कर रही है। और इससे भी आगे बढ़कर जो है अब तो ममता बनर्जी को ठोकने की बात होने लगी है। ये बीजेपी के प्रवक्ता है, वो लिख रहे हैं दीदी ठोकाएगा, यानी जो दीदी का एनकाउंटर किया जाएगा। तो क्या ममता बनर्जी का एनकाउंटर बीजेपी करेगी? अब देख लेते हैं जरा, उनका वो ट्वीट भी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं अजय आलोक का तमाम जगह टीवी चैनल्स पर बहस करते हुए दिखाई पड़ते हैं। उनकी भाषा क्या है, तेवर क्या है और किस तरीके से धमकाने वाली भाषा है। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि चुनाव आयोग को ये चीज़ें दिखाई नहीं पड़ रही हैं। ये अमित मालवीय हैं, बीजेपी के ही नेता हैं और आईटी सेल देखते हैं वहाँ पर। वो अजय पाल शर्मा जो आईपीएस वहाँ पर टीएमसी के लोगों को धमका रहे हैं, उनका वीडियो, वो क्लिप उन्होंने शेयर किया है। उस पर अजय आलोक लिख रहे हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, रिजल्ट आने तक कहीं निपट न जाएं, डराएगा तो ठुकाएगा दीदी। अब ये सीधे सीधे यानी मारने की, जान से मारने की धमकी ममता बनर्जी को वहां पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को दे रहे हैं। और क्यों दे रहे हैं, किसके बल पर दे रहे हैं? जो धमकी आईपीएस अजय पाल शर्मा वहां टीएमसी के लोगों को दे रहे हैं, उसी की
बदौलत ये धमकी दे रहे हैं ये। अब लेकिन इस पर तृणमूल कांग्रेस ने भी अपनी प्रतिक्रिया जताई है। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, इस पर तृणमूल कांग्रेस ने प्रतिक्रिया जताई है और इस ट्वीट का स्क्रीनशॉट पोस्ट करते हुए तृणमूल कांग्रेस ने लिखा है कि बलात्कार की धमकियों और घिनौने अपमानजनक कार्टून फैलाने के बाद बीजेपी अब ममता बनर्जी के खिलाफ खुलेआम जान से मारने की धमकियां देने के निचले स्तर पर उतर आई है। ये ट्वीट है उसका, जी हाँ बिल्कुल, ये उसमें अंग्रेजी में लिखा है और उसका मतलब यही है कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया, डराएगा तो ठुकाएगा दीदी, जिसका मतलब है अगर तुम हमें डराने की कोशिश करोगी तो तुम्हें गोली मार दी जाएगी। एक 3 बार चुनी हुई मुख्यमंत्री और बीजेपी के पास देने के लिए यही है। इस बीच चुनाव आयोग जानबूझकर चुप्पी साधे बैठा है, एक मूक मिलीभगत वाला दर्शक बनकर। यही वह परिवर्तन है जिसकी बीजेपी बंगाल के लिए कल्पना करती है। वे अपनी गोली मारो और ठोक दो वाली संस्कृति को, जिसे उन्होंने उत्तर प्रदेश और बिहार की सड़कों पर पूरी तरह से अपना लिया है, अब बंगाल में थोपना चाहते हैं। और डराने धमकाने की संस्कृति को सबसे ऊंचे स्तर से ही मंजूरी मिली है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के कार्यों से। अगर वे दीदी के बारे में इस तरह बात करते हैं तो ये सोचकर ही रूह कांप जाती है कि ये भगवा गुंडे बंगाल की आम माताओं और बेटियों के साथ क्या करेंगे। तो ये तृणमूल कांग्रेस ने ये ट्वीट किया है कि किस तरीके से धमकी दे रहे हैं सीधे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बीजेपी के प्रवक्ता। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, ये बीजेपी के प्रवक्ता किस तरीके से धमकियां दे रहे हैं ये साफ तौर पर समझ में आता है। और इससे भी बढ़कर बड़ी बात यह है कि जैसा मैंने कहा कि भाई चुनाव आयोग ने अगर किसी को ऑब्जर्वर बनाया है तो भारतीय जनता पार्टी को उसका स्वागत करने की क्या आवश्यकता पड़ रही है। यानी विपक्ष के जो आरोप हैं उन आरोपों के लगने से पहले ही आप ये मौका खुद उपलब्ध करा रहे हैं कि विपक्ष के आरोप को जनता सच मान ले। हाँ, कि चुनाव आयोग बीजेपी के लिए हमारे लिए ही काम कर रहा है, और पश्चिम बंगाल की जो बीजेपी है समीर जी, उसने इनका स्वागत करते हुए ट्वीट किया जो पश्चिम बंगाल की बीजेपी ने। वो भी हम लोग देखेंगे कि पश्चिम बंगाल की बीजेपी जो है क्या लिख रही है और वो जो क्या कहना चाहती है। बिल्कुल, ये जो पश्चिम बंगाल बीजेपी की पश्चिम बंगाल यूनिट है उसका ट्वीट है, उसका जो आधिकारिक ट्विटर हैंडल है, उन्होंने लिखा हुआ है कि यूपी पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और सिंघम को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, अजय पाल शर्मा को दक्षिण 24 परगना में पुलिस ऑब्जर्वर के तौर पर तैनात किया गया है। उन्होंने अभी भाईपो के गुर्गे जहांगीर खान के परिवार वालों को सख्त चेतावनी दी है। कोई भी इस चुनाव को पिछले 50 सालों का सबसे निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव बनने से नहीं रोक सकता और जो कोई भी होशियारी दिखाने की हिम्मत करेगा उसे सबक सिखाया जाएगा। तो ये ट्वीट वहां पर पश्चिम बंगाल की जो बीजेपी की वेस्ट बंगाल यूनिट है उन्होंने ये किया हुआ है और उनका एक तरीके से स्वागत किया जा रहा है। वो जिस तरह से धमका रहे हैं वो उसको अपनी फायदे में उनको नजर आ रहा है कि इसमें उनका फायदा है। लेकिन क्या ऑब्जर्वर के तौर पर गए हुए पुलिस अधिकारी वहां पर इस तरह से कानून व्यवस्था अपने हाथ में ले सकते हैं, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन अब सवाल ये भी है कि न्यू इलेक्शन कमीशन है, वो कुछ भी कर सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट को आंख दिखा सकता है, सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट उसका कुछ नहीं कर पाता। तो जाहिर सी बात है कि उसके नियंत्रण में, उसके नेतृत्व में जो आईपीएस और आईएएस अधिकारी हैं वो भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन इसकी जो पूर्व रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं उनकी तरफ से इस पर कड़ी प्रतिक्रिया आ रही है। पहले देखते हैं कि किस तरह से, चूंकि ये यूपी कैडर के अधिकारी हैं अजय पाल शर्मा, शुरू में बताया ही अमलेंदु जी ने, उसको हम लोग आगे बताएंगे और डिटेल कि किस तरह से बहुत ही विवादित और चर्चित व्यक्ति हैं और जिस तरह से बीजेपी उनको प्रोजेक्ट कर रही है कि वो सिंघम है, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। तो उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर कैसे होता है ये सबको पता है, उस स्पेशलिस्ट को वहां भेजा गया है। लेकिन अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है उनके इसी वीडियो को टैग करते हुए। क्या कुछ लिखा है अखिलेश यादव ने, उसको देखते हैं। और उसी पर तमाम पूर्व अधिकारियों ने, जो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स हैं, वो बता रहे हैं कि ऑब्जर्वर्स जो होते हैं उनकी क्या भूमिका होती है, उनका क्या काम होता है। अखिलेश यादव लिख रहे हैं कि बंगाल चुनाव के दौरान ऑब्जर्वर बने उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का जो अभद्र वीडियो सरेआम चल रहा है, उससे उत्तर प्रदेश सरकार के शासन प्रशासन की छवि बेहद क्षतिग्रस्त हुई है। साथ ही बीजेपी सरकार के तथाकथित महिला सम्मान व नारी वंदन के दावों की पोल भी महिलाओं के सामने पूरी तरह खुल गई है। भाजपा शासन प्रशासन में ऐसे व्यक्ति व अधिकारी अपवाद नहीं है। नारी को लगता है कि जिनके हाथ में महिला सुरक्षा की बागडोर है, अगर वो ऐसे हैं
तो हमारी सुरक्षा कैसी होगी। आज भाजपा से जुड़ी हर नारी शर्मिंदा है, क्योंकि बहन बेटियां तो उनके घरों में भी है। ये ट्वीट अखिलेश यादव का वो है जो अजय पाल शर्मा के आचरण को लेकर बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं कि वो कितने बड़े सिंघम हैं, वो तस्वीरें दिख रही हैं। महुआ मोइत्रा ने एक वीडियो पोस्ट भी किया है, लेकिन इसके अलावा जो कहा है कि यहाँ पर ये टेस्टेड लोग हैं जो बीजेपी के पेरोल पर काम करते हैं, भले ही आईपीएस और आईएएस ऑफिसर्स हो, ये वहां जाकर लोगों को धमकाने का काम कर रहे हैं। ये वहां जाकर धमकाने का काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि रामपुर संभल में इनको आजमाया हुआ है, यानी रामपुर संभल के चुनाव में इसको बीजेपी ने आजमाया था, इसको भेजा गया। इसलिए लिख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में भाजपा ने ऑब्जर्वर के नाम पर, यानी ऑब्जर्वर के नाम पर रामपुर व संभल में टेस्ट किए हुए अपने एजेंट भेजे हैं, लेकिन इनमें से कुछ होने वाला नहीं है, दीदी दीदी रहेंगी। और जो आखिरी लाइन वो लिख रहे हैं, ये खोज कर लाए जाएंगे, खोद कर लाए जाएंगे और अपने कुकृत्यों के लिए कानूनी सजा भी पाएंगे। लोकतंत्र के अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। तो यानी ये लोकतंत्र के अपराधी हैं, और ऐसा नहीं है कि चुनाव हो जाएगा तो ये लौट कर उत्तर प्रदेश चले आएंगे, फिर इनके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं होगी। इनके खिलाफ कार्रवाई होगी और ये खोद कर भी लाए जाएंगे और खोज कर भी लाए जाएंगे। ये अखिलेश यादव बता रहे हैं। लेकिन समीर जी, KVS सिद्धू हैं, पूर्व IAS हैं और पंजाब के वो मुख्य सचिव रहे, विशेष मुख्य सचिव रहे हैं, सेवानिवृत्त हो गए। उन्होंने अखिलेश यादव के इसी ट्वीट को रिपोस्ट करते हुए जो लिखा वो आप बता सकते हैं क्या? अंग्रेजी में? बिल्कुल, वो अंग्रेजी में लिख रहे हैं। KVS सिद्धू एक्स IAS ऑफिसर हैं और कह रहे हैं कि मैंने अलग अलग राज्यों में हुए 3 अलग अलग लोकसभा चुनाव में चुनाव पर्यवेक्षक यानी इलेक्शन ऑब्जर्वर के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं। हमें जो सबसे अहम नियम सिखाया गया था वो बहुत सीधा सा था। एक चुनाव पर्यवेक्षक चुनाव आयोग की आंख और कान होता है, लेकिन उसे अपना मुंह बंद रखना होता है। वही बात जो अभी कह रहे थे कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए वहां नहीं जाता है, वो ऑब्जर्व करने के लिए जाता है, देखने जाता है कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कैसी है और कहीं ऐसा तो नहीं कि जो चुनाव आचार संहिता है उसकी धज्जियां वहां पर उड़ाई जा रही हो। इन सब चीजों की निगरानी करने के लिए उसमें हस्तक्षेप करने का भी उसको अधिकार नहीं होता। वो केवल आकर अपनी रिपोर्ट चुनाव आयोग को दे देता है। बिल्कुल, वो केवल चुनाव आयोग को अपनी रिपोर्ट देता है और वहां कुछ नहीं बोलता है। यानी जो सिद्धू जी कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि भाई हमें कुछ बोलना नहीं होता है, हम चुनाव आयोग के आंख और कान होते हैं, चुनाव आयोग के मुंह नहीं होते हैं। जो बोलना होता है वो ज्ञानेश कुमार को बोलना होगा, जो भी बोलना होगा चुनाव आयोग बोलेगा। हमें अकेले ही काफी है और इतने ज्यादा काफी है कि या तो हलफनामा दे के बात करते हैं वो, या फिर जो है राष्ट्र से माफी मांगते हैं। तीसरा कोई विकल्प यहाँ इस मामले में जिस तरीके से अजय पाल शर्मा के वीडियोज ये वायरल हो रहे हैं, क्या ज्ञानेश कुमार गुप्ता हलफनामा देंगे या राष्ट्र से माफी मांगेंगे कि उन्होंने बीजेपी के एजेंट को ऑब्जर्वर बनाकर भेजा है, जो कि विपक्ष का आरोप है। बहरहाल ये ज्ञानेश कुमार गुप्ता क्या करते क्या नहीं करते हैं। लेकिन ममता बनर्जी की जो सांसद हैं कृष्णानगर से, महुआ मोइत्रा, उन्होंने बहुत तगड़ा समीर जी कटाक्ष किया है अजय पाल शर्मा पे भी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे भी और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके ऊपर भी। अजय पाल शर्मा का वीडियो उन्होंने पोस्ट करते हुए उस पर एक लाइन लिखी है और एक लाइन में उन्होंने जो लिखा है वो आप बता सकते हैं कि वो क्या लिखा है? बिल्कुल, ये है महुआ मोइत्रा का ट्वीट और इस वीडियो को भी हम लोग देखेंगे अभी। लेकिन महुआ मोइत्रा जो लिख रही हैं, अंग्रेजी में लिख रही हैं, उसका हिंदी हम आपको बता देते हैं। अंग्रेजी भी उतनी ही बढ़िया है और हिंदी भी उसकी उतनी ही बढ़िया है अनुवाद उसका। वो लिख रही है कि मेरा फेयर एंड लवली बबुआ अजय पाल शर्मा, हम तो वो लोग हैं जो कायदे से आपके छोटा फैंटा और बड़ा फैंटा का भी इलाज कर लेते हैं। हीरोगिरी थोड़ा संभल के कीजिएगा। बिल्कुल उनको एक सचेत कर रही है, वैसे ही जैसे अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यहाँ पर आपकी जो कुछ आप कर रहे हो, जितनी आप एजेंटगिरी कर रहे हो, उन सब का हिसाब किताब बही खाता यहाँ मेंटेन हो रहा है और वहाँ भी हो रहा है और अब पश्चिम बंगाल में भी हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ भी हो रहा है। और कल तो तृणमूल कांग्रेस ने बाकायदा समीर जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि आप कहीं भाग नहीं जाएंगे, 4 मई के बाद आपको गिरफ्तार भी किया जाएगा, आप पर FIR भी होगी और आप जो ये धमका रहे हैं तो इसका आपसे हिसाब किताब चुकता किया जाएगा। ये साफ तौर पर वो कह रहे हैं तृणमूल कांग्रेस जो है। तो ये उन्होंने मतलब कल उन्होंने की है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो ये कहा है समीर जी। तो अब देखा जा सकता है कि किस तरीके से ये लगातार हमला जो है वो बढ़ रहा है। इस बीच अखिलेश यादव ने समीर जी एक और बड़ी बात कही है। आज सुबह उन्होंने थोड़ी देर पहले एक और ट्वीट किया है और वो भी हम लोग देख सकते हैं कि अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं। फिर तृणमूल कांग्रेस पर भी हम लोग आएंगे। बिल्कुल लिख रहे हैं अखिलेश यादव कि बंगाल चुनाव के दौरान ऑब्जर्वर बने
उत्तर प्रदेश का, ये अभी हम लोगों ने इसका ही चर्चा की थी, इसका कि एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का जो अभद्र वीडियो सरेआम चल रहा है, उससे उत्तर प्रदेश सरकार के शासन प्रशासन की छवि बेहद क्षतिग्रस्त हुई है। साथ ही बीजेपी सरकार के तथाकथित महिला सम्मान और नारी वंदन के दावों की पोल भी महिलाओं के सामने पूरी तरह खुल गई है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग इसका जिक्र कर रहे थे, और इसका ये उस वीडियो पर जो महुआ मोइत्रा ने पोस्ट किए हैं, ये उन वीडियोस के आधार पर अखिलेश यादव कर रहे हैं। और अखिलेश यादव को तो ये चीज़ें पता ही है, क्योंकि जो आईपीएस अजय पाल शर्मा के बारे में बातें हो रही थी, तमाम विवादों में फंसे हुए हैं। और कुछ ऐसे वीडियो भी इनके बारे में वायरल हुए थे जिसमें अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग में क्या कुछ होता है, क्या लेन देन होता है और क्या चीज़ें होती हैं, वो उसमें उन वीडियोस में ये चीज़ें वायरल हुई थी। बहरहाल महुआ मोइत्रा ने जो वीडियो पोस्ट किया है, जिस तरीके से धमका रहे हैं आईपीएस अजय पाल शर्मा पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को, एक बार उसको भी देख लेते हैं क्या कुछ कहा है उन्होंने और किस तरीके से धमकी दे रहे हैं एक ऑब्जर्वर के तौर पर, न कि वहां तैनात किए गए किसी अधिकारी के तौर पर। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। तो ये बाकायदा वहां पर नाम लेकर धमकी दे रहे हैं कि हम वहां पर खबर लेंगे, पछताएंगे, और ये काम उनका नहीं है। यानी ये संविधान, कानून और जो नियम है, शासन प्रशासन का जो तौर तरीका है, उसके बिल्कुल खिलाफ है। इनको कोई अधिकार नहीं है कि वहां जाकर ये एक धमकाएं। लेकिन यही कह रही है तृणमूल कांग्रेस कि अधिकारियों के रूप में, कर्मचारियों के रूप में यहां पर गुंडे भेजे गए हैं। और जो अखिलेश यादव का जो ट्वीट अभी हम लोग देख रहे थे, और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि कैसे छवि खराब की है उत्तर प्रदेश की इन अधिकारियों ने, आगे वो ये भी लिख रहे हैं कि देखते हैं इनका निलंबन, बर्खास्तगी कितनी जल्दी होती है। इसका सीधा संबंध मुख्यमंत्री जी की छवि से जुड़ा है। इस अधिकारी के खिलाफ जैसी कार्रवाई होगी वो तय करेगी कि मुख्यमंत्री जी का इस मामले में खुद का रुख कैसा है। वैसे इतना सब कुछ उजागर होने के बाद तो मुख्यमंत्री जी भी मन मारकर ही सही अनुशासनात्मक दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए बाध्य हो जाएंगे, और अपने इस विशेष कृपा पात्र को बचाने के लिए ये नहीं कहेंगे कि ये वीडियो एआई जनरेटेड है। जीरो टॉलरेंस सिर्फ अपराधियों के खिलाफ नहीं, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ अधिकारियों के खिलाफ क्या कुछ होता है, अधिकारियों के ऊपर, आईपीएस अधिकारियों के ऊपर, महोबा में आपको याद होगा अमलेंदु जी, वहाँ सीधे सीधे एक व्यक्ति ने हत्या, अपनी जान को कहा था कि उनको मारने की धमकी दी गई है, और उसके बाद वो मरे हुए पाए गए थे। लेकिन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई सरकार में नहीं होती है। पर ये बड़ी चुनौती दी है अखिलेश यादव ने कि ये क्या कार्रवाई करते हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि ऑब्जर्वर के रूप में अगर इन अधिकारियों को ढूंढ निकाला गया है तो ये किसकी पसंद होंगे, और वहां उनकी पसंद के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत योगी आदित्यनाथ की पड़ती है या नहीं, ये भी वो बता रहे हैं। इससे भी बड़ा सवाल समीर जी ये है कि योगी आदित्यनाथ तो जब करेंगे तब करेंगे, जब अब वीडियो वायरल हुआ है, अब योगी आदित्यनाथ करना चाहिए उनको कार्रवाई, और ऐसे अधिकारियों पर निश्चित करना चाहिए जिसके इतने भ्रष्ट आचरण के आ रहे हैं सामने। वरना फिर इस पर सफाई आए सरकार की तरफ से कि भाई ये वीडियो सही है या नहीं है। अगर जैसा कि है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये नहीं कहेंगे कि एआई जनरेटेड है, या तो कहिए एआई जनरेटेड है, और अगर एआई जनरेटेड नहीं है तो फिर इस पर कार्रवाई निश्चित तौर पर होनी चाहिए। लेकिन समीर जी, ज्ञानेश कुमार गुप्ता जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, आपको याद होगा कि वो जब कानपुर गए थे अपनी जाति के सम्मेलन में, एक तो जाति के सम्मेलन में गए थे अपनी, और वहां उन्होंने कहा था कि हमारे लिए ना कोई पक्ष है ना कोई विपक्ष है, हमारे लिए हर कोई समकक्ष है। तो अगर आपके लिए हर कोई समकक्ष है, आपके लिए कोई पक्ष और विपक्ष नहीं है, तो ये भी बताया जाए, चुनाव आयोग बताए कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों से ही अधिकारी क्यों भेजे गए हैं। एक आंकड़ा है समीर जी मेरे सामने, और वो ये बताता है कि गुजरात से 45 अधिकारी भेजे गए हैं, भाजपा शासित है। महाराष्ट्र भाजपा शासित है, वहाँ से 42 अधिकारी भेजे गए हैं। उत्तर प्रदेश बीजेपी शासित है, वहाँ से 36 अधिकारी भेजे गए हैं। राजस्थान बीजेपी शासित है, 34 अधिकारी भेजे गए हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी शासित है, 27 अधिकारी भेजे गए हैं। और जो पश्चिम बंगाल के अधिकारी हैं उनको ड्यूटी से हटा दिया गया है।
और इसमें भी आप ये देखिए कि गुजरात पर सबसे ज्यादा भरोसा है, 45 अधिकारी वहां से भेजे गए। 45 गुजरात से भेजे गए हैं। उसके बाद महाराष्ट्र में जिन अधिकारियों ने काम करके दिखाया है चुनाव में, तो 42 वहां से भेजे गए हैं। और ये दिखा रहा है कि अगर जब गुजरात के 45 सबसे ज्यादा अधिकारी भेजे गए हैं तो इसकी किसकी पसंद और नापसंद यहां पर काम कर रही है, यानी ज्ञानेश कुमार गुप्ता इन अधिकारियों का ट्रांसफर करा रहे हैं या कहीं और से हो रहा है? आप सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि ये सूची जो है ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने बनाई है कि अमित शाह के दफ्तर से आई है। विपक्ष इस तरीके के आरोप भी लगा रहा है, तो हमें नहीं मालूम कि कहाँ से सूची आई है, कहाँ से नहीं आई है। इस पर बारे में हम कोई टिप्पणी अपनी तरफ से नहीं कर सकते, लेकिन विपक्ष के जो सवाल है उसको हम यहाँ रख रहे हैं। और अगर सरकार की तरफ से कोई जवाब आता है या चुनाव आयोग की तरफ से कोई जवाब आता है तो उसको भी हम रखेंगे। भाई बताया जाएगा कि अगर ज्ञानेश कुमार गुप्ता बताते हैं कि ये अधिकारियों का चयन किसने किया, और अगर ये बताया जाता है कि चुनाव आयोग का ही चयन है, तब तो फिर चुनाव आयोग से सवाल उठेंगे भाई आपने ऐसे अधिकारी का चयन क्यों किया। बहुत महत्वपूर्ण है कि आखिर चुनाव आयोग को अगर वो वहां पर व्यवस्था बना रहा है, ऑब्जर्वर भेज रहा है, अधिकारी भेज रहा है, उसको तेलंगाना से कोई सक्षम अधिकारी क्यों नहीं दिखाई पड़ता है, तमिलनाडु से क्यों नहीं दिखाई पड़ता है, झारखंड से क्यों नहीं दिखाई पड़ता है, आखिर इन राज्यों से उसको सक्षम अधिकारी क्यों नहीं दिखाई पड़ रहे हैं? और पश्चिम बंगाल में जो अधिकारी राज्य की कानून व्यवस्था संभाल रहे हैं उनको आपने वहां से हटा दिया। चलिए जो समय सिटिंग ऑफिसर्स होंगे आप उनको हटा दें, लेकिन वहां तमाम रिजर्व ऑफिसर्स भी होते हैं जो दूसरी पोस्टिंग्स पर रहते हैं, आप उनको, लेकिन आपने पूरे राज्य को ही एक तरीके से वहां के पूरे सिस्टम को ही भ्रष्ट बता दिया। वहां के नेताओं को तो आप बता ही रहे हैं, वहां के अधिकारियों को, वहां के पुलिस अधिकारियों को, कर्मचारियों को, यानी पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल आपकी नजर में भ्रष्ट है और बेईमान है, ये आप बताना चाह रहे हैं, दुनिया को ये दिखाना चाह रहे हैं। और यही सबसे बड़ा इशू है अमलेंदु जी, जो भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ गया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये समीर जी भारी पड़ गया है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। और सबसे बड़ी बात ये कि जिस तरीके से स्वागत कर दिया बीजेपी वेस्ट बंगाल ने अजय पाल शर्मा के तैनाती का, और उसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक जो है वो कह रहे हैं डराएगा तो ठोकाएगा, तो ये साफ तौर पर इससे विपक्ष के आरोपों को ये बल मिला कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की दुरभिसंधि के चलते हुए ये इस तरीके से तैनातियाँ की गई। ज्ञानेश कुमार गुप्ता जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनका वो बयान भी हम लोग सुन लेते हैं 20 सेकंड का, 21 सेकंड का, ये कि ना कोई पक्ष है ना कोई विपक्ष है। उसके बाद समीर जी कल तृणमूल कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उसने आरोप लगाए हैं वो भी हम सुनेंगे कि 543 सीटों पर जितने केंद्रीय बल लगाए गए थे उतने अकेले, मतलब 2024 के लोकसभा चुनाव में उतने अकेले बंगाल के इस चुनाव में लगा दिए गए हैं। तो ये भी हम सुनेंगे। पहले ज्ञानेश कुमार गुप्ता का वो बयान बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें वो अपनी ईमानदारी और अपनी निरपेक्ष छवि का परिचय दे रहे हैं। सुन लेते हैं क्या कहा था उन्होंने। वीडियो पुराना है, बयान पुराना है, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त रहते हुए ही उन्होंने ये बयान दिया था। चुनाव आयोग उन्हीं राजनीतिक दलों में भेदभाव कैसे कर सकता है? चुनाव आयोग के लिए न तो कोई विपक्ष है न तो कोई पक्ष है, सब समकक्ष हैं। तो सब समकक्ष हैं उनकी निगाह में, लेकिन जो ऑब्जर्वर उन्होंने भेजे हैं वो जाकर एक वहां की जो विपक्षी पार्टी है, वहां तो सत्तारूढ़ है, लेकिन बीजेपी की विपक्षी पार्टी यानी तृणमूल कांग्रेस उसको बाकायदा वहां पर धमका रहे हैं। और इस तरीके से सब समकक्ष हैं मुख्य चुनाव आयुक्त के। और हैरानी की बात यह है कि अजय आलोक का ट्वीट उनको दिखाई भी नहीं पड़ रहा है, अमित मालवीय का ट्वीट उनको दिखाई भी नहीं पड़ रहा है, जिसमें सीधे सीधे अजय आलोक कह रहे हैं कि जो डराएगा, यानी जो डर पैदा करेगा, डराने की कोशिश करेगा, उसको ठोक दिया जाएगा, ठोकाएगा। ये उन्होंने जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ट्वीट दिखाया था। लेकिन सुनते हैं तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता का बयान, किस तरीके से पश्चिम बंगाल में 294 सीटों के लिए वाली विधानसभा में किस तरीके से वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस और तमाम अधिकारियों को तैनात किया गया है, जितना कि पूरे देश में लोकसभा चुनाव के समय भी नहीं तैनात किया गया था। सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার পলতা বিধানসভা কেন্দ্রের একটি ভিডিও, যেখানে দেখা যাচ্ছে যে পুলিশ অবজারভার সেন্ট্রাল ফোর্সকে সাথে নিয়ে রাত্রিবেলা রেড করছে। যে 2024 সালে লোকসভা নির্বাচনে সারা ভারতবর্ষে 543টা লোকসভা আসনের জন্য যেখানে 3400 কোম্পানি সেন্ট্রাল ফোর্স ডিপ্লয় করা হয়, সেখানে 2026-এ একটা রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার জন্য 2400 কোম্পানি সেন্ট্রাল ফোর্স ডিপ্লয়। तो ये कह रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग ने पूरे देश की 543 सीटों पर 3,40,000 केंद्रीय बल के जवान, यानी लगभग 3400 कंपनियां तैनात की थी। लेकिन
सिर्फ बंगाल में ही इस चुनाव के लिए उन्होंने 2400 कंपनियां यानी लगभग 2.5 लाख केंद्रीय बल के जवान और साथ में 95 पुलिस पर्यवेक्षक तैनात कर दिए हैं। और ये सब किस लिए? वे आधी रात को छापे मार रहे हैं, आम नागरिकों और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के घरों में रात के सन्नाटे में जबरदस्ती घुस रहे हैं, परिवारों को डरा धमका रहे हैं, मतदाताओं को आतंकित कर रहे हैं, महिलाओं के पतियों की गैर मौजूदगी में उनकी गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं और यहां तक कि बच्चों को भी नहीं बख्श रहे हैं। इस काम में शामिल हर अधिकारी और पर्यवेक्षक के लिए ये एक चेतावनी, आप जो कर रहे हैं उसके बारे में बहुत सोच समझकर विचार करें। आपका हर एक असंवैधानिक, गैर कानूनी और अनैतिक काम कानून की पूरी ताकत से निपटा जाएगा। आप जिस भी राज्य से आए हैं वहां से आपको खींच कर यहां लाया जाएगा, भले ही आपको किसी भी तरह का राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हो, और आपको अपने अपराधों की सजा भुगतनी पड़ेगी। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, ये कह रहे हैं तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता। लेकिन जो आरोप लगा रहे हैं अमलेंदु जी, बेहद गंभीर आरोप है कि किस तरीके से वहां ये जो केंद्रीय बलों के लोग हैं, यहाँ से भेजे गए अधिकारी हैं, वो वहाँ जाकर आम लोगों को परेशान कर रहे हैं। बिल्कुल समीर जी, और जिस तरीके के विजुअल्स आ रहे हैं वो सब इसी तरीके के विजुअल आ रहे हैं। और ये अधिकारी जो गए हुए हैं और केंद्रीय बलों के जवान जो गए हुए हैं, ये वहाँ जाकर एक आतंक पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और समीर जी, एक चीज़ देखने की है, पहला चरण जो भारतीय जनता पार्टी की मौजूदगी का समझा जाता था, उसमें इस तरीके का कोई अधिकारी तैनात नहीं किया गया, इस तरीके का कोई विजुअल नहीं आया। दूसरा चरण जो ये है, ये चरण चूंकि बीजेपी का कमजोर है, एसआईआर में सबसे ज्यादा नाम भी इसी चरण में काटे गए हैं, सबसे ज्यादा धमकियां भी यहीं दी जा रही हैं। और अमित शाह जी का एक बयान जो था वो कल काफी हद तैर रहा था कि चिंता मत करो, चुनाव के 2 महीने बाद तक सेंट्रल की फोर्सेज यहाँ रहेंगी। यानी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सेंट्रल की फोर्सेस चुनाव के 2 महीने बाद तक जो है यहाँ पे इस तरीके से हमले करती रहेंगी। तो यानी पूरी तरीके से डराने धमकाने का काम अमित शाह भी कर रहे हैं, विपक्ष का इस तरीके का आरोप है समीर जी। लेकिन इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तृणमूल कांग्रेस के दूसरे प्रवक्ता जो हैं, उन्होंने अजय पाल शर्मा को लेकर बहुत सारी बातें की, बहुत ज्यादा गंभीर आरोप लगाए, उनके ऊपर क्या क्या मुकदमे चल रहे हैं, किस तरीके की उनके ऊपर जांच चल रही है, ये सारी बातें भी कहीं हम उनको भी सुन सकते हैं समीर जी। बिल्कुल सुन लेते हैं क्या कह रहे हो आईपीएस अजय पाल शर्मा के बारे में, जो वहां पर बाकायदा तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को धमका रहे हैं और उसका वीडियो बनवाकर भी वो एक तरीके से वायरल कर रहे हैं। सुनते हैं तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता को। Ajay Pal Sharma, brought in by the Election Commission as the police observer of Diamond Harbour. He is known as an encounter specialist, and he is the same man who, along with CRPF forces, is barging into people's houses in the middle of the night, terrorizing the people of Diamond Harbour, and in the name of searching, he is assaulting women along with CRPF forces. But this Ajay Pal Sharma is also a very colorful character, because this Ajay Pal Sharma was also the center of 2 investigations. One is a corruption investigation. The second is a criminal breach of trust. Let me show you an article from March 2020 by Times of India, where it clearly says that this Ajay Pal Sharma was in the center of a cash for posting scam, where he used to collect money from other officers in return of plum postings, and he was subsequently transferred from there. The second investigation, where he was the center of attention, is where a woman complained to the then DIG that Ajay Pal Sharma married him in Ghaziabad but had illicit affairs with other women, and when this particular woman was about to complain to the DIG, he framed that woman with criminal conspiracy and blackmail. So this is this so-called Ajay Pal Sharma, the encounter specialist, who's been brought in by the Election Commission as the police observer of Diamond Harbour to threaten people, to do illegal searches, to do illegal activities, anti-constitutional acts, and to terrorize women of Diamond Harbour. Let me say this very clearly to Mr. Ajay Pal Sharma. You can come from a different state. You can have political patronage. But if you think by doing these illegal activities, these illegal raids, terrorizing people, harming the modesty of a woman,
conducting illegal raids, doing anti-constitutional acts, that after 4th of May, you will go back to your state and you will be saved by your political masters. Let me say this in no uncertain terms. We will find you. We will file an FIR against you. There will be a charge sheet filed against you. And we will drag you to the court of law, where the strongest arm of the law will fall upon you. तो ये बिल्कुल कि आप कहीं भी हो लेकिन आपको ढूंढ निकाला जाएगा। लेकिन जो आरोप लगाए हैं अमलेंदु जी, बहुत ही गंभीर आरोप, और ये सबको पता है उत्तर प्रदेश में। अब ऑब्जर्वर के तौर पर जब इनको नियुक्त कर रहे थे ज्ञानेश कुमार गुप्ता, उनको कैसे नहीं पता चला, ये भी बड़ी हैरानी की बात है कि उन पर महिला ने किस तरह के आरोप लगाए हैं, FIR दर्ज कराई है। उसके लिए एनकाउंटर के लिए जो इतना उनका महिमा मंडन किया जा रहा है, किस तरीके के एनकाउंटर्स में शामिल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं आशुतोष वर्मा, चूंकि अजय पाल शर्मा उत्तर प्रदेश कैडर के ही IPS ऑफिसर हैं, उनके बारे में उनसे बेहतर कौन जानेगा। तो आशुतोष वर्मा को सुन लेते हैं। अजय पाल शर्मा की कुंडली खोलकर वो भी बता रहे हैं कि कितने बड़े सिंघम हैं अजय पाल शर्मा। देखिए, कोई तिलमिला नहीं उठाया, ये आपके सवाल गलत हैं। अजय पाल शर्मा का आप जरा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। वो अपने आप को तथाकथित सिंघम कहलाते हैं, रील्स बनवाते हैं, 150 के आसपास उनके ऊपर एनकाउंटर का काम है। ये वही अजय पाल शर्मा है जिन्होंने उत्तर प्रदेश में IPS पोस्टिंग के रेट बताए थे कि 50 लाख में SP, 25 लाख में DSP और फलाने। जब इतने ऊपर सवाल हैं तो वो वहाँ पे कैसे चला गया? और कहा जाता है ये भारतीय जनता पार्टी के पेट IPS हैं। जब ये पेट IPS हैं तो ये चुनाव आयोग कैसे चुन लेता है इनको? और जो व्यक्ति जो ऑनरेबल उसका ट्रैक रिकॉर्ड है, अनुराग यादव DM रहे हैं, लखनऊ के DM रहे हैं, कमिश्नर लेवल पे, उनको आप उठा के मीटिंग से भगा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से चुनाव आयोग को अपने शिकंजे में ले रखा है और चुनाव आयोग जिस प्रकार से नतमस्तक है, ये बंगाल की जनता देख रही है। और आप यकीन मानिएगा 92% पहले चरण में, और इस बार उससे भी ज़्यादा बढ़ के बंगाल के लोग बंगाल की अस्मिता के लिए ममता दीदी को वोट करने जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग का ये दम्भ है, वो इसी चुनाव में ख़त्म हो जाएगा। तो ये वहाँ पर अजय पाल शर्मा किस तरीके से, और हम लोग जैसा अभी चर्चा कर भी रहे थे कि यहाँ ट्रांसफ़र पोस्टिंग में कितने पैसे लगते हैं, उस रेट कार्ड को बताते हुए वीडियो में कैद हुए थे। उसके अलावा बहुत सारे आरोप इन पर हैं भी, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतने काबिल ऑफिसर ही ज्ञानेश कुमार गुप्ता को क्यों मिले और वहाँ जाकर वो कैसे धमका रहे हैं तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को। हमने बिल्कुल 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 ये तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को किस तरह से जाके धमका रहे हैं, ये सवाल पूछा जा रहा है। और आशुतोष वर्मा भी वही सवाल उठा रहे हैं जो तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता उठा रहे थे, और दोनों ने ही लगभग एक ही तरीके के आरोप समीर जी लगाए हैं। अब अगर ये आरोप गलत हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इन आरोप लगाने वालों पर कार्रवाई करनी चाहिए, और अगर ये आरोप सही हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अजय पाल शर्मा पर कार्रवाई करनी चाहिए, और सबसे बड़ी कार्रवाई तो ज्ञानेश कुमार गुप्ता को अपने ऊपर भी करनी चाहिए और इस ऑब्जर्वर के ऊपर भी करनी चाहिए कि आपने किस तरीके से इसको ऑब्जर्वर बना के भेज दिया। तो ये सवाल विपक्ष लगातार उठा रहा है। अब आप देखिए, उसमें एक ऑब्जर्वर और गए थे अमलेंदु जी, और जिसका जिक्र आशुतोष वर्मा भी कर रहे हैं, अनुराग यादव, और उन्होंने वहां पर ऑब्जेक्ट किया कि आप इस तरह की भाषा में हमसे नहीं बात कर सकते हैं। मैं भी वहां पर प्रमुख सचिव स्तर का अधिकारी हूं। उनको तुरंत वहां पर ऑब्जर्वर पद से हटा दिया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई। यानी आपके गलत सही आदेशों को पालन करें और आपके एजेंडे को वहां अगर पूरा करते हैं तो फिर उनके खिलाफ कितने भी आरोप रहे, वो कितना भी भ्रष्ट अधिकारी रहा हो, कैसा भी रहा हो, उसको आप वहां पर ऑब्जर्वर बनाकर भेजेंगे। ऐसे में ये आरोप तो पुख्ता होंगे ही, ये पुष्ट ही होते हैं विपक्ष जो लगा रहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, खुलकर काम कर रहे हैं जी। तो अब ये जिस तरीके से अधिकारियों की तैनाती की गई उससे भी ये साफ समझ में आ रहा है। लेकिन समीर जी, इसके बाद भी प्रश्न वही होता है जो कल हम लोगों ने पूछा भी था। अरविंद केजरीवाल की बात हम लोगों ने सुनवाई थी, अरविंद केजरीवाल भी कह रहे थे कि भाई ये ED, CBI, चुनाव आयोग, ये अफसर सिंघम, इन सब के बावजूद अगर बीजेपी हार जाती है तो क्या नरेंद्र मोदी इस्तीफा देंगे प्रधानमंत्री के पद से? ये सवाल अभी भी है। लेकिन समीर जी, जो वीडियो वायरल हो रहा है अजय पाल, या गृह मंत्री अमित शाह से दिलवाएंगे? हाँ, गृह मंत्री अमित शाह से दिलवाएं। हाँ, 15 दिन का कैंप किए हुए हैं, और ज्ञानेश कुमार से दिलवाएं।
जिनके ऊपर जिम्मेदारी सौंपी गई थी चुनाव जिताने की, तो इस सब के बाद आ जाते हैं। लेकिन समीर जी, ये जो अजयपाल शर्मा का जो वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, वो जो गए थे डायमंड हार्बर से, जो प्रत्याशी टीएमसी के उम्मीदवार हैं जहांगीर खान, उनके घर पर जाकर धमका रहे थे कि उसे बता देना कि वो उसके गुंडे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, सबक सिखा देंगे। यानी एक व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है और आप उसको जाकर इस तरीके से धमका रहे हैं, तो ये इसको लेकर अब जहांगीर खान का वक्तव्य आया, उसको हम लोग सुन सकते हैं जहांगीर खान क्या कह रहे हैं। जी बिल्कुल, तो जहांगीर खान के ही घर पर जाकर इस तरह की वो धमकी दे रहे थे। जो अजयपाल शर्मा का वीडियो वायरल हो रहा है, जहांगीर खान टीएमसी के उम्मीदवार हैं कोलकाता में डायमंड हार्बर से, क्या कहना है उनका, कैसे आए थे वो, क्यों आए थे, सुन लेते हैं जहांगीर खान को। দেখুন, কালকের বেলা 3টের সময় আমার এই পার্টি অফিসে এসেছিল, এসে আমার সিকিউরিটিকে ধমকানোর চেষ্টা করেছে এবং অ্যারেস্ট করার ধমকি দিয়েছে। তারপরে আমি অফিসে ছিলাম, আমি অফিসে বেরিয়ে যখন চেঁচামেচি করলাম, তারপরে ওরা আমার চেঁচামেচি শুনে ওরা টুকটুক করে এগিয়ে গিয়ে আমার বাড়ির দিকে গিয়েছিল। আমার বাড়ির দিকে গিয়ে আমার বাড়ির কাছে গিয়ে আমার বাড়ির লোককে বা আমার এলাকায় ও ধমকানোর চেষ্টা করেছে এবং বড় বড় ডায়লগ দিয়ে গেছে। কিন্তু একটা পুলিশ অবজারভারের এটা কাজ নয়, ইলেকশন কমিশনার এই নিয়ম করেনি, রুলস করেনি যে একটা পুলিশ অবজারভার কারোর বাড়ি থেকে নিজে সরাসরি উপস্থিত থেকে ধমকানো চমকানোর, এটা কোনো নিয়ম নেই, ইলেকশন কমিশনের কোনো নিয়ম নেই। ওনার যদি কিছু तो कह रहे हैं जहांगीर खान वहाँ पर टीएमसी के कैंडिडेट हैं डायमंड हार्बर से, वो कह रहे हैं कि पुलिस ऑब्जर्वर जयपाल शर्मा वहाँ से कल दोपहर करीब 3 बजे यहाँ आए थे और इस पार्टी ऑफिस में मेरी सुरक्षा को धमकाने की कोशिश की। फिर वो मेरे घर गए और मेरे परिवार को धमकाने लगे। क्या यही एक पुलिस ऑब्जर्वर का फ़र्ज़ है? अगर उन्हें कुछ कहना है तो उन्हें एसपी या आईसी को बताना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ऐसा कोई नियम नहीं है जो ये कहता हो कि कोई पुलिस ऑब्जर्वर लोगों के घरों में जाकर उन्हें धमका सकता है। बीजेपी की मदद करने के लिए ये लोग गैर कानूनी काम कर रहे हैं। वे टीएमसी कार्यकर्ताओं और नेताओं को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वे जानते हैं कि वे जीत नहीं पाएंगे, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। और इसीलिए अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी ने, चुनाव आयोग ने बीजेपी के एजेंटों को वहां ऑब्जर्वर बनाकर भेजा हुआ है। बिल्कुल समझिए, यही कह रहे हैं कि बीजेपी के एजेंटों को वहां ऑब्जर्वर बना के भेजा है। ये बहुत गंभीर आरोप जो है वो विपक्ष समीर जी मिलकर लगा रहा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और चुनाव आयोग के ऊपर। अब ये निश्चित तौर पर समीर जी एक तरह से कहा जाए तो ये जिम्मेदारी बनती है चुनाव आयोग की कि वो इस पर अपनी सफाई दे कि इस व्यक्ति को क्यों बनाकर भेजा गया और क्यों आपने जो है इसके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की और इस तरीके के वीडियो आपके पास पहुंचे कि नहीं पहुंचे। अभी तक आपने इस पर मिसलीडिंग का ठप्पा क्यों नहीं लगाया? मिसलीडिंग का ठप्पा भी तो चुनाव लगाता है, मतलब हमने नहीं देखा, लगा दिया तो पता नहीं लगाया कि नहीं लगाया है, लेकिन ये मिसलीडिंग का ठप्पा आपको लगाना चाहिए। लेकिन ये साफ तौर पर समीर जी समझा जा सकता है कि आप किस तरीके से ये काम कर रहे हैं और बीजेपी के लिए ही चुनाव आयोग काम करता हुआ दिखाई पड़ता है। ये आरोप पूरा विपक्ष जो है वो मिलकर समीर जी लगा रहा है। लेकिन इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने बहुत ही ज़्यादा गंभीर आरोप गृह मंत्री अमित शाह उनकी केंद्रीय बलों के ऊपर लगाया है। समीर जी, तृणमूल कांग्रेस ने एक ट्वीट किया है, वो ट्वीट हम दिखाना चाहेंगे, अंग्रेजी में है, उसको फिर आप हिंदी में बता दीजिएगा कि वो ट्वीट क्या है। समीर जी बिल्कुल देखते हैं। तृणमूल कांग्रेस का बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं वहाँ पर सुरक्षा बलों पर, जो केंद्रीय पुलिस के बल भेजे गए हैं पश्चिम बंगाल में, और वहाँ पर उसको चुनाव कराने के लिए ऑब्जर्वर के तौर पर अफसर भेजे गए हैं। लिखा है तृणमूल कांग्रेस ने कि रक्षक ही भक्षक बन गया। अमित शाह के अधीन काम करने वाले एक सीआईएसएफ जवान ने आसनसोल में सीआईएसएफ क्वार्टर में 10 साल की एक बच्ची के साथ रेप की कोशिश की। 5 और 10 साल की 2 छोटी बच्चियां कच्चे आम तोड़ने के लिए वहां गई थी। उस दरिंदे ने उन्हें देख लिया और ज़्यादा आम देने का लालच देकर उन्हें अपने स्कूटर पर बिठा लिया। 5 साल की बच्ची को उसने बाहर इंतजार करने के लिए छोड़ दिया, जबकि 10 साल की बच्ची को वो खींचकर अंदर ले गया और उसके साथ यौन शोषण करने की कोशिश की। ये है अमित शाह की केंद्रीय बल, वही केंद्रीय बल जिन्हें बंगाल भर में लाखों की संख्या में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के नाम पर तैनात किया जा रहा है। वही बल जिन पर बीजेपी चाहती है कि आप अपनी बेटियों, अपनी माँ और अपनी सड़कों की सुरक्षा के लिए भरोसा करें। अब आप जान गए होंगे कि उस भरोसे की क्या कीमत है। तो ये बीजेपी परिवर्तन की बात करती है। ये रहा वो बदलाव, सबके सामने ये नंगा सच, वर्दी पहने गुंडे बेकाबू होकर आतंक मचा रहे हैं। यानी जो
कह रही है तृणमूल कांग्रेस की यही परिवर्तन बीजेपी पश्चिम बंगाल में लाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल ये आरोप है तृणमूल कांग्रेस का, और ये आगे कह रही है तृणमूल कांग्रेस की बंगाल ध्यान से देखो, यह वही संस्कृति है जिसे बीजेपी हमारे राज्य में थोपने की कोशिश कर रही है। एक ऐसी संस्कृति जहां रक्षक ही भक्षक बन जाता है, जहां कानून का मतलब ही कानून तोड़ना बन जाता है, उन्हें अपने यहाँ घुसने मत देना। ये तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है बंगाल के लोगों से इस घटना का जिक्र करते हुए समीर जी। जी बिल्कुल, और वहां पर एक तरीके से जो नैरेटिव बनाया हुआ है तृणमूल कांग्रेस ने, उसी नैरेटिव के इर्द गिर्द बीजेपी को घूमना पड़ रहा है, लेकिन उस नैरेटिव के जाल में भी फंसती जा रही है। और बाहरी का जो ठप्पा लगा हुआ है भारतीय जनता पार्टी पर, इन सारी चीज़ों से वो बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि बंगाल के लोगों पर भरोसा नहीं है, बंगाल की राजनीतिक पार्टी पर भरोसा नहीं है, बंगाल के अफसरों पर भरोसा नहीं है, और ना वहाँ पर बंगाली लोगों पर भरोसा नहीं है। दूसरे राज्यों से लाए जा रहे हैं और सबसे ज़्यादा लाए जा रहे हैं गुजरात से। यानी एक तरीके से जो वहाँ पर तृणमूल कांग्रेस कह रही है कि गुजरात को थोपने की कोशिश की जा रही है पश्चिम बंगाल में, वो अब उसके आरोप इन सारी चीज़ों से पुख्ता होते दिख रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी पर बहुत ही भारी पड़ रहे हैं। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी पे काफ़ी गहरे पड़ रहे हैं एक तरीके से समीर जी कहा जाए, और ये भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब देते बन नहीं पा रहा है। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा अब गड़बड़ाने लगी है, अमित शाह जी की भाषा तो खैर गड़बड़ा ही गई थी समीर जी, और अब दोनों की भाषा जिस तरीके से गड़बड़ाती हुई दिखाई पड़ रही है, इससे ये साफ तौर पर समझ में आता है कि क्या जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी को, कि वो अपनी जिम्मेदारी क्या पूरी नहीं कर पाए हैं, जो चर्चा चल रही है पश्चिम बंगाल में। और जिस तरीके से ममता बनर्जी ने कल समीर जी हमला बोला है, और जिस तरीके से ममता बनर्जी ने बहुत ज़्यादा आरोप लगाए हैं, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है समीर जी कि आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये चीज़ें अब बीजेपी के खिलाफ जाती हुई नज़र आ रही हैं समीर जी। बिल्कुल, वहाँ पर जिस तरह से अब ये अजय पाल शर्मा का ये धमकाने वाला वीडियो है, ये और भी ज़्यादा भारी पड़ता दिख रहा है कि क्या वास्तव में चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी इसीलिए की है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुँचाया जाए और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं को धमकाकर बाहर निकलने से ही रोक दिया जाए। इसके पहले जिस तरह से मतदाता सूची तैयार की गई है, उसमें लाखों मतदाताओं के नाम गायब कर दिए गए हैं। बताया यह जा रहा है कि ज़्यादातर मतदाता वही हैं जो तृणमूल कांग्रेस के मतदाता हैं। ऐसे लोगों की ऐसी मतदाता सूची तैयार करने के बाद जो बचे हुए लोग हैं वो वोट भी न डालने पाएं, इस तरीके से बड़े बड़े अधिकारी पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ जाकर लोगों को घर घर डरा रहे हैं। अभी मैं एक वहाँ के पश्चिम बंगाल के बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं अमलेंदु जी, उनका एक ट्वीट पढ़ रहा था और उन्होंने बहुत ही एक अंदाज में लिखा था कि अब जो ऑब्जर्वर भेजे गए हैं यहाँ पर चुनाव आयोग के, वो डोर टू डोर जाकर यानी घर घर जाकर लोगों को धमकाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, डोर टू डोर जाकर लोगों, राजनीतिक दल के लोग तो डोर टू डोर जाकर प्रचार कर रहे हैं आखिरी समय में, और जो सुरक्षा बल भेजे गए हैं वो डोर टू डोर लोगों को धमका रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, डोर टू डोर जाकर मतलब ये थ्रेटनिंग कर रहे हैं, थ्रेटनिंग कर रहे हैं, यही है। और ये विजुअल जिस तरीके के आ रहे हैं समीर जी, उससे लग भी रहा है कि ये ऑब्जर्वर्स जो बनाकर भेजे गए हैं, ये जनता को धमकाने के लिए भेजे गए हैं। समीर जी, पुलिस और प्रशासन का काम जो है जनता को धमकाना नहीं, जनता की सुरक्षा के लिए होता है। और जो बलों की तैनाती की जाती है, चाहे वो केंद्रीय बलों की तैनाती हो चाहे राज्य के बलों की तैनाती हो, वो जनता की सुरक्षा के लिए होती है। हालांकि मेरा अपना खुद का मानना ये है समीर जी कि ये सब सत्ता की सुरक्षा के लिए होते हैं। जितना भी ये शासन व्यवस्था सब कुछ है, ये जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं उनकी सुरक्षा के लिए पहले होते हैं, जनता की सुरक्षा इनके लिए द्वितीयक होता है, ये आप समझ सकते हैं। तो अब ये बहरहाल ठीक है किस लिए भी होता है, लेकिन एक तरफ तो जिस तरीके से सोशल मीडिया पर एक IPS अधिकारी जो उत्तर प्रदेश के हैं, उनका ये जो विजुअल वायरल हो रहे हैं समीर जी, उधर दूसरी तरफ कोलकाता पुलिस जो है वो अपने एक पुलिस कर्मचारी को सस्पेंड कर दे रही है, चूंकि सोशल मीडिया पर उसके कुछ विजुअल जो थे वो वायरल हो गए थे। वो हम कोलकाता पुलिस का ट्वीट देख सकते हैं कि कोलकाता पुलिस ने क्या पोस्ट किया है, और इससे समझा सकता है कि क्या करना चाहिए योगी आदित्यनाथ को और क्या करना चाहिए चुनाव को। ये बिल्कुल, ये है ट्वीट कोलकाता पुलिस का, जिसमें लिखा है कि कोलकाता पुलिस के एक पुलिसकर्मी को सोशल मीडिया पर उसके आचरण की जांच पूरी होने तक निलंबित कर दिया गया है। सभी पुलिसकर्मियों को निर्देश दिया गया है कि वे सोशल मीडिया पर ऐसी किसी
किसी भी सामग्री को पोस्ट करने, शेयर करने या उसका समर्थन करने से पूरी तरह परहेज करें जो सेवा आचरण नियमों या आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर सकती हो। उन्हें यह भी निर्देश दिया गया है कि वे चुनाव प्रक्रिया के दौरान पूरी तरह से निष्पक्षता बनाए रखें और स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करें। ये कोलकाता पुलिस ने तो एक नज़ीर पेश की है, लेकिन यहाँ पर ऑब्जर्वर ऐसे लोगों को बनाया गया जो जिस तरह की अमलेंदु जी अजय पाल शर्मा की सोशल मीडिया में तस्वीरें हम लोग देख रहे हैं, वो तो बहुत ही एक तरह से कहा जाए कि वो दिखाने लायक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, और ये बातें सबको पता है, केवल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता को नहीं पता है। बिल्कुल बहुत अभद्र विजुअल्स हैं और इसकी हम पुष्टि भी नहीं कर सकते कि वो उन्हीं के हैं कि नहीं है, लेकिन अगर वो सोशल मीडिया पर इस तरीके से हो रहे हैं तो ये समझा जा सकता है कि किस तरीके से आप समझ सकते हैं कि मतलब छवि जो है वो बनेगी ये इनके बीच में। और इस बीच समीर जी अमित शाह जी का भी जो है वो काफ़ी वायरल हो रहा है, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि दीदी के गुंडे जो हैं वो CAPF जो है उसको किया गया है, इस तरीके का जो उन्होंने जारी किया उसको भी लेकर उसकी काफ़ी आलोचना हो रही है। और उनका एक अपना वक्तव्य जो है उन्होंने अपना पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर समीर जी, उसको हम लोग सुन भी सकते हैं। 37 सेकंड का सिर्फ उनका वीडियो है और उन्होंने क्या लिखा है वो भी हम लोग देख सकते हैं। उन्होंने अंग्रेजी और बांग्ला दोनों में जो है उन्होंने उसको लिखा है समीर जी। तो सुन लेते हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने वो अपना वीडियो खुद उन्होंने पोस्ट किया है, क्या कुछ कह रहे हैं। और लिख जो रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो थोड़ी देर पहले आपने कहा कि बाकायदा यहाँ 2 महीने तक ये पैरामिलिट्री वाले रहेंगे, यानी वो कह रहे हैं कि ये आपको ऐसे ही तृणमूल कांग्रेस वालों को धमकाते रहेंगे। बहरहाल पहले सुन लेते हैं, फिर बताते हैं कि उन्होंने लिखा क्या है। 29 तारीख को बेखौफ होकर मत डालने चाहिए। ईडी के गुंडों की चिंता मत करिए, चुनाव आयोग ने चप्पे चप्पे पर CRPF बिठाई। और आज मैं बोलकर जाता हूं, चुनाव के बाद भाजपा सरकार आनी है, फिर भी 60 दिन तक CRPF यही रहने वाली है। तो बिल्कुल साफ तौर पर कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने चप्पे चप्पर पर बैठा रखे हैं CRPF के, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। सीधे तौर पर कह रहे हैं कि यहाँ जो अखिलेश यादव के शब्दों में कहें तो गुंडों को बाकायदा वहाँ पर भेज रखा है केंद्र से और वो यहाँ पर अगले 60 दिन तक रहेंगे। अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अभी आप कह भी रहे थे कि ये गृह मंत्री अमित शाह ये कैसे बता रहे हैं कि चप्पे चप्पे पर तैनात कर रखे हैं। हाँ, क्या ये उन्हीं के कहने से ज्ञानेश कुमार गुप्ता सारे फैसले ले रहे हैं? चुनाव आयोग इस समय सब कुछ चुनाव आयोग के अधीन है और अगर ये चुनाव आयोग की घोषणा गृह मंत्री कर रहे हैं तो इसका मतलब विपक्ष के आरोपों को आप सही साबित कर रहे हैं। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये जो तैनाती की गई है ये चुनाव आयोग की तरफ से नहीं, गृह मंत्रालय की तरफ से की गई है। अधिकारियों की लिस्ट भी अमित शाह ने सौंपी है, ये विपक्ष के आरोप हैं। तो इसका मतलब आप उसको साबित कर रहे हैं जब आप ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने जो गली गली में जो है CAPF के जवान तैनात कर दिए। और आखिर में जो एक बात कह रहे हैं समीर जी, वो और महत्वपूर्ण बात है। यानी अब कह रहे हैं कि आज मैं जाते जाते यह कह रहा हूं, चुनाव के बाद बीजेपी की सरकार आने वाली है, इसके बावजूद CAPF अगले 60 दिनों तक यहीं रहेगा। अब ये बता दिया अमित शाह जी ने कि बीजेपी की सरकार नहीं आने वाली है, क्योंकि वो तो छोड़कर जा रहे हैं और 60 दिन तक CAPF रहेगी, तो 60 दिनों तक आपकी सुरक्षा CAPF करती रहेगी। तो इसलिए आप दीदी के गुंजों से परेशान मत होइए, ये बताना चाहते हैं अमित शाह जी। इसका तो यही निकलता है समीर जी, अगर सीधा सीधा निकाला जाए। और घुमा के कुछ और अर्थ है तो अमित शाह जी को स्पष्ट करना चाहिए उनका कहने का तात्पर्य क्या था। बिल्कुल एक तरीके से कहा जाए कि हार भले जा रहे हैं हम लोग, लेकिन आप सुरक्षित रहेंगे क्योंकि CRPF वहां रहेगी। और चूंकि वहां पर तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि जो भी यहाँ पर, हालांकि उन्होंने वहां के लोगों को नहीं धमकाया है, अफसरों को जो ऑब्जर्वर के तौर पर या केंद्रीय पुलिस बल के लोग भेजे गए हैं उनको सीधे तौर पर कहा है कि आप लोग जो कुछ भी यहाँ कर रहे हैं एक एक चीज नोट की जा रही है और किसी भी राज्य से आप आए हो लेकिन आप बख्शे नहीं जाएंगे, आपको वहां से उठाकर लाया जाएगा, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पर गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान निश्चित तौर पर ये दिखा रहा है कि
कहने को भले वो 200 पार बता रहे हो, लेकिन वास्तव में उनको लग रहा है कि वो 77 वाली चीज़ें सीटें रिटेन कर पाना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल, तो रिटेन कर पाना मुश्किल है समीर जी। और इस बार तो परिस्थितियां अलग हैं। पिछली बार तो वाम मोर्चा की और कांग्रेस की एक भी सीट नहीं थी एक तरीके से देखा जाए, लेकिन इस बार जो है वहाँ वाम मोर्चा भी मजबूती से लड़ रहा है, कांग्रेस भी मजबूती से लड़ रही है। तो उनका ग्राफ भी बढ़ेगा, उनका ग्राफ बढ़ेगा, तो फिर ये देखा जाएगा कि किसके खिलाफ जो है वो इस समय जो है मतलब नुकसान बीजेपी को किस तरीके से होने वाला है। और इसीलिए अमित शाह जी जो चलते चलते कह रहे हैं, वो चलते चलते ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि ये एक तरीके से बताकर जा रहे हैं कि घबराओ मत, 2 महीने जो है 60 दिन तक यहाँ केंद्रीय बल रहेंगे, तो इसलिए आप परेशान मत होइए, तब तक मामला सब ठंडा हो जाएगा। सरकार हमारी नहीं भी आएगी तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये बताना चाहते हैं शायद। बिल्कुल, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन डरने उनको वहाँ पर आम लोगों को, कार्यकर्ताओं को कोई डरा भी नहीं रहा है। डरने की ज़रूरत तो है उन अधिकारियों को जो दूसरे राज्यों से गए हुए हैं, चुनाव आयोग ने जिन्हें भेजा है और जो वहाँ पर जाकर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को धमका रहे हैं। अजय पाल शर्मा की तरह से बाकायदा नाम लेकर वो तृणमूल कांग्रेस का जो उम्मीदवार है उसका नाम लेकर वहां पर धमका रहे हैं। कहा भी जहांगीर खान ने, हम लोगों ने भी उनका बयान सुनवाया, अभी बाइट सुनवाई। पहले वो उसके दफ्तर पर जाते हैं, उसके सुरक्षा कर्मियों के साथ उनका विवाद करते हैं और उसके बाद घर पर आकर लोगों को धमका रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों के घरों पे जाकर धमका रहे हैं और जो प्रत्याशी है, कैंडिडेट है, उसके घर पर जाकर धमका रहे हैं। और सवाल ये है कि क्या चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर्स को ये शक्ति हासिल है कि वो किसी को जाकर धमका सकें? ये तो समीरी मतलब मिसकंडक्ट है, आचरण जो है ये बहुत खराब चीज़ है, इस तरीके से आ सकता है। तो अब ये समीर जी समझा जा सकता है कि किस तरीके से मतलब दिक्कतें जो हैं वो पैदा हो रही हैं बीजेपी के लिए, इसको समझा जा सकता है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से अब कल है 152 वहाँ पर जो 142 सीटों पर चुनाव होने हैं, मतदान होने हैं, ये दूसरे चरण की सीटें हैं। इसके पहले चरण में 152 सीटों पर मतदान हुए थे। बीजेपी का सबसे स्ट्रांग होल्ड जो था वो वही था जिस पे पहले चरण में मतदान हुए हैं। लेकिन पहले चरण के मतदान के बाद ये धमकाने और इनकी इस तरह की जो शिकायतें हैं ये कहीं ज़्यादा आ रही हैं। जो मतदान में मतदाता सूची में नाम काटे गए वो भी सबसे ज़्यादा यहीं पर रहे। अब इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए विपक्ष के जो आरोप चुनाव आयोग पर लग रहे हैं वो पुख्ता साबित होते हैं कि चुनाव आयोग क्या वास्तव में बीजेपी के लिए काम कर रहा है। साफ साफ दिखा रहा है। जो ऑब्जर्वर्स गए हो बाकायदा तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को धमका रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें दिखा रही हैं कि इतनी सब कोशिशें बीजेपी पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतने के लिए कर रही है। अब बड़ा सवाल है कि अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाया है कि इन सब के बावजूद चुनाव हार जाएंगे तो क्या प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे? बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, चुनाव हार जाएंगे तो क्या प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे? अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाया है। हालांकि अरविंद केजरीवाल जब सवाल उठा रहे थे उसी समय अरविंद केजरीवाल को एक बड़ा झटका लग रहा था कि उनके 7 सांसद जो थे राज्यसभा के, उनके मर्जर को स्वीकृति दे दी, उपराष्ट्रपति ने दे दी। आज दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और आप नेता आतिशी जो हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है समीर जी, और ये बीजेपी में जो शामिल हो गए आप छोड़कर राज्यसभा सांसद, उसको लेकर उन्होंने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और दल विरोधी कानून के तहत इनके ऊपर कार्रवाई कराने की मांग करेंगे। और जो उनको हम लोग सुन लेते हैं। आतिशी दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, क्या कह रही हैं? जो आम आदमी छोड़कर, पार्टी छोड़कर गए हुए हैं 7 सांसद, राज्यसभा के सदस्य, ये लोकसभा के सदस्य नहीं हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, जो जिनको कहा जा सकता है कि पूरी तरह से ये पार्टी की कृपा से सांसद बने हुए थे, वो लोग छोड़कर चले गए और बीजेपी में शामिल हो गए। उन पर आतिशी ने क्या कहा है? कह रही है कि ये असंवैधानिक है उनके मर्जर को स्वीकृति देना। हमारी पार्टी के 7 सांसदों ने पार्टी छोड़ी और बीजेपी में मर्जर का ऐलान कर दिया, उसको मंजूरी भी सभापति ने दी। इस पूरे जो घटनाक्रम आपकी पार्टी में हुआ है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या इस पर कहना? जिस प्रकार से कल राज्यसभा के सचिवालय ने मर्जर की घोषणा करी है, ये बिल्कुल साफ साफ गैर कानूनी है और गैर संवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के बिल्कुल स्पष्ट ऑर्डर्स हैं, संविधान में बिल्कुल स्पष्ट तौर पर लिखा है
और ये मुद्दा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने राज्यसभा सचिवालय को सूचित भी किया कि संविधान के अनुसार जब ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी मर्ज करती है, उस मर्जर के लिए 2/3 लेजिस्लेटिव पार्टी की भी आवश्यकता होती है। लेकिन एंटी डिफेक्शन लॉज के तहत कहीं पर भी इस देश के संविधान में प्रावधान नहीं है कि 2/3 सांसद हो गए, 2/3 विधायक हो, वो किसी दूसरी पार्टी में मर्ज कर सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को क्या फर्क पड़ता है? भारतीय जनता पार्टी को तो सिर्फ साम दाम दंड भेद से इस देश के संविधान को खत्म करना है, इस देश के लोकतंत्र को खत्म करना है। आप एक तरफ देखिए, पश्चिम बंगाल में हम देख रहे हैं कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग करके किस तरीके से लाखों वोट काट काट कर चुनाव जीतने की कोशिश हो रही है। एक तरफ से उस इंस्टीट्यूशन का मिसयूज हो रहा है। हमने देखा है कि किस तरह से सीबीआई और ईडी का मिसयूज लगातार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार करती रही है। तो ये बिल्कुल साफ है कि बीजेपी का एक ही मकसद है कि हर इंस्टीट्यूशन को गलत तरीके से इस्तेमाल करके, अपनी गुंडागर्दी के लिए इस्तेमाल करके उनको लोकतंत्र को खत्म करना है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन चुन के आया, कैसे चुन के आया, जनता ने अपना जनादेश किसको दिया, अपना वोट किसको दिया। उनको बस तोड़ फोड़ के माध्यम से, खरीद फरोख्त के माध्यम से, साम दाम दंड भेद के माध्यम से बस अपनी सरकार बनानी है और अपनी सरकार चलानी है। लेकिन मैं बीजेपी को बता दूं, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी बता दूं कि दुनिया का इतिहास बताता है कि जितना ज्यादा अत्याचार करोगे उतना बुरा अंत होगा। और अब ये बिल्कुल साफ है कि बीजेपी और मोदी जी की राजनीति के अंत का समय आ गया है, इसलिए उनका अत्याचार बढ़ गया है। लेकिन इस दुनिया के इतिहास में जब जब भी किसी का अत्याचार बढ़ा है तो उस अत्याचार को खत्म करने वाला पैदा हुआ है। तो ये वहाँ जो 7 राज्यसभा के सदस्य हैं उनके मर्जर को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं और वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो कि उनका उसको मान्यता भी मिल गई है, राज्यसभा के सभापति ने यानी देश के उपराष्ट्रपति ने उसको मान्यता दे दी कि बिल्कुल सही है। लेकिन कह रही हैं आतिशी कि वो गैर संवैधानिक है और तमाम संविधान के जानकार भी ये कह रहे हैं कि ये जो एंटी डिफेक्शन कानून है, दल बदल विरोधी कानून, उसके तहत ये मर्जर मान्य नहीं है। बहुत सारे इसमें लूप होल्स हैं। लेकिन सभापति जो राज्यसभा के हैं उन्होंने इन सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए मान्यता दे दी। पर मान्यता दे दी है लेकिन सवाल तो उस पर बना हुआ है और यहाँ पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे हैं और वहाँ बाकायदा उठाकर। लेकिन ये है कि जो गए हैं आम आदमी पार्टी से, बताया ये जा रहा है अमलेंदु जी कि इन सभी पर किसी न किसी तरह से जांच की या छापेमारी की तलवार लटक रही थी। एक कि यहाँ तो 10 दिन पहले छापेमारी हुई थी। हाँ बिल्कुल, जो मित्तल साहब के, जबकि वो तो उपनेता बना दिए गए थे। हाँ। वो शेर है ना समीर जी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वही कोई बेवफा नहीं होता। तो बेचारों की कुछ ना कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। कि वो जो राघव चड्ढा जो कहते थे बीजेपी गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ों की पार्टी है, अब उन्हीं गुंडों अनपढ़ों में शामिल हो गए। उसके लिए माफ़ी भी नहीं मांगी उन्होंने कि मैंने उस समय जो कहा था वो गलत कहा था। तो अभी तक तो यही समझा जाएगा कि आप गुंडों अनपढ़ों के बीच में ही शामिल हो गए हैं। तो यही कहा जाएगा। आप ही ये शब्द, हमारे तो है नहीं ये शब्द, हम तो इस तरीके का संसदीय भाषा नहीं बोल सकते, लेकिन आप इस तरीके का संसदीय भाषा बोलते थे पहले। तो अब आप कैसे वहाँ चलेगा, उसके लिए आपने कोई माफ़ी भी नहीं मांगी, कोई शर्म भी आपको नहीं आती है। तो आप भी अब श्रम निरपेक्ष हो गए हैं, यही कहा जा सकता है। और क्या कहा जाए।
ये है। और लेकिन उसको गैर संवैधानिक है ये कह रही हैं आतिशी, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी की नेता। बहरहाल पश्चिम बंगाल में अब कल मतदान होने हैं, लेकिन उसके पहले जिस तरह से वहाँ जो तस्वीरें आ रही हैं, वीडियो आ रहे हैं कि घर घर जाकर पुलिस के लोग, पैरामिलिट्री फोर्स के लोग, यानी यहाँ पर जो ऑब्जर्वर भेजे गए हैं वो लोग वहाँ टीएमसी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को धमका रहे हैं, वो बहुत ही हैरान करने वाला है। और उससे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि चुनाव आयोग इन सारे आरोपों पर, इन सारी शिकायतों पर चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन देखते हैं क्या होता है, क्या मतदान इस बार भी पहले चरण की तरह ही उसका प्रतिशत ऐतिहासिक होगा या फिर क्या कुछ होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण देखना होगा कि नतीजे क्या आते हैं। तो बने रहिए आप डीबी लाइव के साथ। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।